आप देख रहे हैं सुबह सुबह। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। चीन के खिलाफ डिजिटल जंग जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़ दिया है। इस पर प्रधानमंत्री के 2,44,000 फॉलोअर्स थे और इस पर मौजूद प्रधानमंत्री के सारे पोस्ट भी डिलीट कर दिए गए हैं। उनसठ चीनी ऐप को भारत में कूड़ेदान का रास्ता दिखाने के कुछ घंटों के भीतर ही खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को दिया साफ और कड़ा संदेश। पीएम मोदी ने जता दिया कि जो वो कहते हैं उस पर खुद भी सख्ती के साथ अमल करते हैं। पीएम मोदी ने चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को अलविदा कह दिया। करीब 5 साल के दौरान पीएम ने इस पर जो 115 पोस्ट की थी उन सभी को हटा दिया गया है। 113 पोस्ट पहले हटा दी गई और आखिर में वो 2 पोस्ट भी डिलीट कर दी गई जिनमें पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दिख रहे थे। संदेश साफ था कि भारत की सरजमी पर गलत नजर डालने वाले मुल्क से भी मुंह फेरना है और वहां उन ऐप से भी जो सरकार के इशारे पर और उसकी सरपरस्ती में चलते हैं। पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से 2015 में जुड़े थे। इसी साल अपनी चीन यात्रा के वक्त वीबो पर पीएम मोदी ने पहली पोस्ट की थी और आखिरी पोस्ट इसी साल चीन के नए साल पर, लेकिन अब यह सिलसिला खत्म हो गया है। वीबो पर पीएम मोदी के 2,44,000 से ज्यादा फॉलोअर थे। हालांकि पीएम मोदी फेसबुक और ट्विटर जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जितने लोकप्रिय हैं उसके मुकाबले ये तादाद कुछ भी नहीं। इन प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी को करीब 15 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। वीबो को छोड़ने के पीएम मोदी के फैसले पर पार्टी नेताओं ने भी खुशी जताई। भाजपा के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, पीएम ने वीबो को अलविदा कह दिया है। संदेश साफ है, यदि लाल रेखा पार की जाएगी तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। अब उस वीबो के बारे में भी जान लीजिए जिससे पीएम ने किनारा किया है। वीबो को चीन का ट्विटर माना जाता है। 2009 में सीना कॉरपोरेशन ने इसे शुरू किया। दावा है कि इसके 40 करोड़ यूजर हैं, लेकिन इस पर जोक और वीडियो इमेज ज्यादा होती हैं। सियासी पोस्ट इस पर ज्यादा नहीं होती। संवेदनशील मुद्दों पर भी ये किनारा करता दिखता है। अकेले टिकटॉक को बैन करने से चीन को $6 अरब के नुकसान की खबर है। दूसरे ऐप पर बैन से यह नुकसान काफी बढ़ जाता है और चीन के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटकर पीएम ने बता दिया है कि ये तो अभी शुरुआत है। चीन के लिए इस डिजिटल वॉर में अंजाम इससे ज्यादा बुरा होगा। आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर चीन अब बुरी तरह से घिर गया है। भारत जहां सरहद पर चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार है, वहीं सरकार ने उसे आर्थिक मोर्चे पर भी घेरने की रणनीति बना ली है। पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है। दुनिया के तमाम बड़े मुल्क भारत के साथ खड़े हैं। चीन कोरोना वायरस के राज को दुनिया से छिपाने के आरोपों से पहले ही बदनाम था। अब भारत की जमीन पर उसकी ललचाई नजर ने दुनिया के सामने उसे बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। ब्रिटेन की संसद ने चीन के मौजूदा व्यवहार पर चिंता जताई। फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। रूस भी भारत को जल्द हथियार देने पर सहमत है। अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है। चीन भारत से उलझा हुआ है और बीतते वक्त के साथ चीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चीन के खिलाफ दुनिया के कई शक्तिशाली देश भारत के साथ खड़े हैं। दुनिया के कई देशों ने चीन को सीधा संदेश दे दिया है कि उसकी दादागिरी के दिन अब लदने वाले हैं। भारत ने चीन की असल ताकत कारोबार पर डिजिटल स्ट्राइक करके उसके 59 ऐप्स को बैन कर दिया। भारत के इस फैसले पर अब अमेरिका का समर्थन भी मिल रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चाइनीज ऐप्स पर बैन का समर्थन करते हुए कहा, यह कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाकर बीजिंग को बुरी तरह चौंका दिया। चीन का विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय कानून का रोना रो रहा है, लेकिन ये वही चीन है जो खुद फंसता है तो दुहाई देता है और सरहद पर अपने ही किए गए करारों की धज्जियां उड़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर चीन को हैरत में डाल दिया। पीएम ने चीन को एक और बड़ा संदेश देते हुए उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीबो को छोड़ दिया है। पीएम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 2015 से जुड़े थे। प्रधानमंत्री के सभी पोस्ट डिलीट कर दिए गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के करीब 2,44,000 से ज्यादा फॉलोअर थे। चीन के मोबाइल ऐप्स को बैन करना और फिर प्रधानमंत्री का चीन के सोशल मीडिया साइट को छोड़ना साफ संदेश है कि भारत एक एक कर चीन को आर्थिक दंड देने में जुटा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़े फैसले के संकेत दे दिए हैं चीन को सबक सिखाने के लिए। भारत के हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की छुट्टी कर दी जाएगी। जॉइंट वेंचर्स के जरिए भी चीनी कंपनियां हाईवे प्रोजेक्ट्स में नहीं घुस सकेंगी। जल्द ही चीनी कंपनियों पर बैन की नीति लाई जाएगी। कोरोना को लेकर चीन पहले ही दुनिया की निगाह में चढ़ा हुआ है। ऐसे में भारत के साथ उसका भिड़ना एक तरह से कूटनीतिक कुल्हाड़ी पर पैर मारने के बराबर है। भारत अब उसे आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है। आज तक ब्यूरो। भारत चीन का एलएसी का तनाव सैन्य वार्ताओं के बावजूद जस का तस बना हुआ है। 30 जून को हुई 12 घंटे की कोर कमांडर की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला और इस बीच चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इधर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के पास दौरे पर जा रहे हैं। चीन के खिलाफ सरहद पर मोर्चा मजबूत करने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो तक जाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार यानी कल लेह पहुंचेंगे और पूर्वी लद्दाख में चीन से बने तनाव की स्थिति पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में तैनात जवानों से भी मिलेंगे और गलवान के वीरों से मिलने लेह के अस्पताल जाएंगे। चीन से झड़प में घायल हुए जवानों से मिलेंगे, उनके हौसले को बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी 2 हफ्तों में अपना दूसरा लेह दौरा करेंगे। चीन की हरकतों पर अब भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। रक्षा मंत्री का यह दौरा बेहद अहम वक्त पर हो रहा है। 30 जून को चीन के कोर कमांडर मेजर जनरल लियो लिन ने भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह से 12 घंटों की बातचीत की, लेकिन बातचीत वहीं की वहीं अटकी हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि दोनों देश 15 जून जैसी खूनी भिड़ंत फिर न करने पर सहमत हैं। भारत और चीन में सहमति बनी है कि 72 घंटों तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे कि जिन बातों पर एक राय बन गई उसे जमीन पर उतारा जा रहा या नहीं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव अभी भी बरकरार है और 4 मोर्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं। पेंगोंग झील का फिंगर 4 का इलाका और गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A में अभी भी दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने बैठे हैं। यही नहीं, कुछ और इलाके हैं जहां पर दोनों तरफ से सैन्य जमावड़ा बढ़ गया है। बातचीत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन लग नहीं रहा कि इस मसले को जल्दी सुलझाया जा सकेगा। इधर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि दोनों देशों में चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटने पर सहमति बन गई है। चीनी अखबार ने सूत्र के हवाले से कहा है कि भारत और चीन एलएसी पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे। ग्लोबल टाइम्स के इस दावे पर अभी तक कोई मुहर नहीं लगी है। सूत्रों के मुताबिक चीन 22 जून की बैठक में भी चरणबद्ध तरीके से सरहद से हटने को तैयार हो गया था, लेकिन 8 दिन बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब ये कि चीन ने अभी तक सहमति और रजामंदी की जो भी बात कर रहा है उस पर भारत आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी और लद्दाख से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस बीच अमेरिका क्या कर रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका ने समंदर में घेराबंदी कर दी है। अपने खतरनाक जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम रवाना कर दिया गया है। वहीं फिलीपींस के साथ उसके 2 जंगी जहाजों ने समंदर में युद्धाभ्यास किया। संकेत साफ है कि अगर चीन ने जरूरत की तो उसका काम तमाम हो जाएगा। समंदर में घिर गया चीन। ड्रैगन को पानी पिलाने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका ने कस दिया है शिकंजा। चीन को मजा चखाने के लिए अपने 3 जंगी जहाज को मोर्चे पर लगा दिया है। थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन, निमित्ज वॉरशिप। अमेरिका का जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट वियतनाम की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन और निमित्ज वॉरशिप के साथ साझा अभ्यास किया। चीन के आक्रामक रवैये को देखकर अमेरिका अपना प्लान शुरू कर चुका है, जहां एक तरफ अपने 2 जंगी जहाजों को फिलीपींस सी में अभ्यास के लिए भेज चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम की तरफ रवाना कर दिया है। चीन का घेराव शुरू हो चुका है। तीनों वॉरशिप 1 लाख टन वजनी है। इन पर 60 लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। 2017 में उत्तर कोरिया से विवाद के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने अपने इतने जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात किया है। अमेरिका प्रशांत फ्लीट ने बयान में कहा कि अमेरिका नौसेना मिशन के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक में तेजी से युद्ध का मुकाबला करने की हमारी क्षमता और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को चुनौती देने वाले सभी लोगों का सामना करने की हमारी तत्परता को दिखाता है। अमेरिका ने अपने 3 सुपर कैरियर तैनात करके चीन को साफ संकेत दे दिया कि अगर उसने जरूरत की तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का मुकाबला करने के लिए वैश्विक तैनाती की समीक्षा की जा रही है। चीन के साथ भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ बढ़ते खतरे को देखते हुए ये समीक्षा की जा रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 60 हवाई जहाज आ सकते हैं, तो तकरीबन 180 हवाई जहाज डिप्लॉयड हैं। और अमेरिका की 7 या 8 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें 3 एक टाइम डिप्लॉय होना पैसिफिक में चाइना के विरुद्ध एक तरीके से एक सिग्नल भेजता है चाइना को कि आप सुधर जाओ, वरना हम इन देशों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में वॉशिंगटन ने जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या 52,000 से घटाकर 25,000 करने का फैसला लिया था। चीन के साथ कई देशों की तनातनी के बीच इन सैनिकों को एशिया में तैनात करने का अमेरिका ने प्लान बनाया। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. इंडो पैसिफिक और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अमेरिका ने कई बार संयुक्त अभियान को अंजाम दिया है। नवंबर 2018 रोनाल्ड रीगन और जॉन सी स्टेनिस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने फिलीपीन सागर में संयुक्त अभियान चलाया। सितंबर 2014 द जॉर्ज वाशिंगटन और कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में ऑपरेशन चलाया। 2009 द जॉर्ज वाशिंगटन और निमित्ज 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक साथ अभियान चलाया। चीन के साथ अमेरिका की कड़वाहट बढ़ती जा रही है। टेंशन का दायरा इस कदर बढ़ गया है कि दोनों मुल्कों के बीच अब बातचीत की गुंजाइश नहीं बची। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने चौतरफा किलेबंदी कर दी है। गीता मोहन, दिल्ली आज तक। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दे दिया गया है और इसी को लेकर अब सियासत भी भड़की हुई है। केंद्रीय आवास मंत्रालय ने नोटिस देकर प्रियंका को 1 अगस्त तक सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा है और इस पर कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार गांधी परिवार से निजी दुश्मनी भुना रही है। जल्द बदलने वाला है। लुटियन दिल्ली के जिस सरकारी बंगले में करीब 2 दशकों से प्रियंका और उनके परिवार का ठिकाना था, वो उन्हें अब खाली करना होगा। केंद्र सरकार के आवास मंत्रालय ने प्रियंका गांधी को एक नोटिस भेजकर बंगला खाली करने को कहा है। नोटिस में लिखा है,
गृह मंत्रालय ने आपकी एसपीजी सुरक्षा वापस लेकर Z+ सुरक्षा प्रदान की है, जिसके तहत आपको आवास आवंटित करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए आपको मकान नंबर 35 लोधी एस्टेट का आवंटन रद्द किया जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि ये मकान 1 अगस्त 2020 से पहले खाली कर दें। प्रियंका गांधी को नोटिस मिलते ही कांग्रेस बेफर पड़ी और मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और भाजपा की सरकार के कारनामों को बार बार उजागर करती हैं। अब तो सरकार इतनी गिर गई कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। पहले एसपीजी सुरक्षा हटाना, फिर दिल्ली के वीआईपी इलाके में गांधी परिवार की पहचान बन चुके बंगले से बेदखल करना। कांग्रेस को लगता है कि ये सब निजी दुश्मनी का नतीजा है जो मोदी सरकार कांग्रेस और गांधी परिवार से भुना रही है। लेकिन बीजेपी की दलील है कि जो भी हुआ नियमों के तहत हुआ। इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, तो उनको हमेशा सुरक्षा का खतरा रहता। सुरक्षा कारणों से ही उन्हें ये छोटा सा बंगलो मिला हुआ था, उसको खाली करा लेना, जबकि उनकी सुरक्षा जो है वो अभी भी जेड श्रेणी के ऊपर है, उसके बाद ही बंगलो खाली करा लेना उचित नहीं है, एक अनुचित कदम है जो नहीं करना चाहिए था। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्रियंका जी, उनका 23 साल तक वो लोधी एस्टेट के घर में रहती थी। स्वाभाविक तौर से 23 साल लंबे अवधि होती है और क्योंकि अब वो एसपीजी कवर में नहीं है। एसपीजी कवर संवैधानिक होता है जिसमें परिवार के सदस्य, उसमें उनको उस कवर के नाते, उस सुरक्षा के नाते उनको घर दिया जाता है, सरकारी घर दिया जाता है। बंगला खाली करने के नोटिस पर प्रियंका या गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकारी आदेश का पालन तो उन्हें करना ही होगा। बंगले के बहाने उन्हें जो सियासी हमले करने थे वो उनके सिपह सालारों ने कर दिए, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस मौके को भी प्रियंका भविष्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट होंगी, जहां इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल के मकान को उनके लिए तैयार किया जा रहा है। यूपी की सियासत में प्रियंका 2019 में ही एंट्री कर चुकी हैं। अब लखनऊ में ही बेस बनाकर वो कांग्रेस को उसका खोया जनाधार वापस दिलाने की कमान संभालने की तैयारी में हैं। दिल्ली से मुनीश पांडे और आनंद पटेल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र बनारस के मठ, साधु और पंडित सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 3 महीने से मठ मंदिर या तो फिर बंद है या खुले हैं तो उनका हाल बेहाल है। वाराणसी के सबसे बड़े पातालपुरी मठ की हालत खस्ता हाल है, क्योंकि अब इनके पास मठ चलाने के संसाधन और पैसे नहीं बचे। कोरोना के इस दौर में अब संसाधन कम हो गए। 40 से ज्यादा बच्चे अपने घर लौटने को मजबूर हैं। तराशी बंद हो चुकी है, चढ़ावा बंद हो चुका है, मंदिरों के दान पात्र खाली हैं। ऐसे में अब पूजा पाठ से लेकर संस्कृत की पढ़ाई तक सब कुछ मुश्किल हो गया है। पातालपुरी मठ के संचालकों की माने तो आने वाले कई महीनों तक मठ और मंदिर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। भगत जगत आते थे, उनसे जो चढ़ोतरी होती थी कुछ आता, वो भी आना जाना बंद है। इसके बाद जो कथाएं होती थी, कथाओं के माध्यम से जो मिलता था वो भी आए इस समय ठप है। ऐसी स्थिति में इन ब्राह्मणों की, इन बटकों की जो रोजी रोटी है उस चलाना मठाधीश के लिए, महंत के लिए बहुत कठिन स्थिति आ गई। गंगा किनारे की ये मौजूद वीरानगी बरबस ही आपका ध्यान खींच लेती है। वो दशाश्वमेध घाट कभी सोचा नहीं था, जिस घाट पर भारतीय संस्कृति हमेशा से आबाद दिखाई देती थी, वहां मरघट जैसी वीरानगी कैसे छाई हुई है। किसी प्रकार का यात्री का आवागमन यहाँ पे बंद है, जिसके कारण यहाँ के जो पंडे पुजारी हैं घाट पे करने वाले, जिनका प्रतिदिन का जीविका यहाँ यहीं से चलने वाला था, उस पर बहुत खास ही प्रभाव पड़ा है। दशाश्वमेध घाट की आरती की अब वो भव्यता नहीं दिखती। कोरोना के इस काल में सिर्फ सांकेतिक आरती हो रही है। अनलॉक 1 में बाबा विश्वनाथ का मंदिर खुला है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ नहीं के बराबर है। सिर्फ 5 लोगों को एक बार में दर्शन की इजाजत है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस वक्त वाराणसी नहीं आ रहे। संकट मोचन और काल भैरव मंदिर अभी तक बंद है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह क्षेत्र कब अनलॉक होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नीरज कुमार और रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी,
आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।